नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने की मुलाकात। सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर हुई अहम चर्चा। सेना सरकार के समन्वय से विकास को भी मिलेगी रफ्तार। चारधाम यात्रा के लिए हाईटेक सुरक्षा इंतजाम। हेलीकॉप्टरों में लगेगी लाइव ट्रैकिंग डिवाइस। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बनेगा एटीसी सेंटर। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उप सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक और सामरिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में विकास, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के लिहाज से भारतीय सेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार और सेना के बीच बेहतर समन्वय से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। अगली खबर की बात करेंगे। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए इस बार व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। हवाई सेवाओं में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नागर विमानन महानिदेशालय के निर्देशों के तहत सभी हेलीकॉप्टरों में लाइव ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी आपात स्थिति की तुरंत जानकारी मिल सके। यात्रा के दौरान सर्विलांस को टॉप प्राथमिकता पर रखा गया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे टिकट केवल IRCTC की अधिकृत वेबसाइट से ही बुक करें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के CEO आशीष चौहान ने कहा कि यदि सोशल मीडिया के माध्यम से टिकट बुकिंग में किसी तरह की धोखाधड़ी की शिकायत मिलती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देहरादून और सिरसी में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां भारत मौसम विज्ञान विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही DGCA के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थे 5 एक्सीडेंट्स। उनके बाद में DGCA के डायरेक्शंस में हम लोगों ने मल्टीपल इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। हमारे 2 इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स सहस्त्रधारा और सिरसी में बने थे और साथ ही हमारे 2 ATCs भी इस्टेब्लिश हो गए थे। पूर्व की जो सेकेंड फेज था उसकी भांति इस बार भी हम लोग इन दोनों ATCs को एक्टिवेट रखेंगे। यहाँ पे IMD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स बैठ के रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। इसके अतिरिक्त 2 नए ATCs हमारे इस्टेब्लिश होंगे, जैसा केदारनाथ और बद्रीनाथ में मैं बता रहा था अभी। तो इन दोनों जगह पे भी इस तरीके की फैसिलिटीज स्टार्ट हो जाने के बाद में वायलेशन को हम लोग आसानी से देख पाएंगे। यहाँ बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में ITBP की पहल बेहद प्रभावी साबित हो रही है। ग्राम विकास अपर सचिव अनुराधा पाल ने बताया कि इस योजना के तहत शुरुआत स्थानीय स्तर पर पोल्ट्री और बकरी के मीट की खरीद से हुई, जिसके बाद मछली, सब्जियों और फलों तक विस्तार दिया गया। अब तक लगभग 10 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जिससे गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बने हैं। इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए SSB और सेना के साथ भी बातचीत चल रही है। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ITBP के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है, जबकि राज्य सरकार दवाइयां और उपकरण देगी। अपर सचिव अनुराधा पाल के अनुसार वाइब्रेंट विलेजेस को सफल बनाने के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है और इस दिशा में यह पहल एक बड़ा कदम है। नहीं, जितनी भी खरीदारी थी आप मीट की, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मीट का, जिसमें पोल्ट्री था और गोट का था, वो स्थानीय लोगों से लिया। फिर मछली का भी इसमें लिया, ट्राउट एंड अन्य फिशेस लिया। अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर सब्जी और अन्य फलों का उत्पादन भी लोकल लोगों से लेना स्टार्ट हुआ। इसका काफ़ी इसके हमें रिजल्ट्स, जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है। हम देखें तो ITBP ने लगभग भी पिछले इनसे 10 करोड़ की सेल जो हुई है वो स्थानीय लोगों के माध्यम से हुई है और स्थानीय लोगों में इसका बहुत उत्साह है। स्थानीय लोगों ने कई सारी अपना काम करना शुरू कर दिया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज को इस वर्ष नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से एमसीएच यूरोलॉजी की 2 सुपर स्पेशलिटी सीटों की मंजूरी मिल गई है। यह उपलब्धि न केवल संस्थान बल्कि पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन का कहना है कि दून मेडिकल कॉलेज अब उत्तराखंड का पहला स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गया है, जहाँ सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसकी शुरुआत 2 सीटों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें यह भी खुशी है कि कार्डियोलॉजी विभाग में 3 फैकल्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ ही अन्य सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स के लिए भी हमने आवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि अगले साल तक हमारी सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जिससे हमारी इमरजेंसी सेवाएं और मजबूत होंगी। इससे मरीजों को बेहतर और उन्नत इलाज की सुविधा यहीं दून मेडिकल कॉलेज में मिल सकेगी। दून मेडिकल कॉलेज पहला उत्तराखंड का स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसमें कि हम सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत यूरोलॉजी की 2 सीट से हो रही है। और आपको ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कार्डियोलॉजी में 3 फैकल्टी ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे प्रोफेसर सलील गर्ग जो पहले डायरेक्टर थे इंद्रेश के, जिन्होंने वहाँ पे डीएम कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उन्होंने यहाँ ज्वाइन करा है। तो हमने डीएम कार्डियोलॉजी के लिए भी सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। एमडी रेडियोलॉजी में हमारे प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने, तो उसके लिए भी हमने पीजी में सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। और प्लास्टिक सर्जन में भी हमारे डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर हिमांशु सक्सेना, वो उन्होंने एचओडी के तौर पर और प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया है। तो प्लास्टिक सर्जन में भी हमने 2 सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। देहरादून में बढ़ते बंदरों के आतंक को देखते हुए नगर निगम ने अब बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार अब तक यह जिम्मेदारी वन विभाग के पास थी, लेकिन समस्या के लगातार बढ़ने पर निगम ने पहल करते हुए इस कार्य के लिए एक एजेंसी को ठेका दिया है। ऑपरेशन बंदर के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। एक बंदर को पकड़ने में लगभग 1250 रुपये का खर्च आ रहा है। पकड़े गए बंदरों को निर्धारित पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बाद हरिद्वार क्षेत्र के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया कि महापौर और नगर आयुक्त के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यह काम वन विभाग करता था, लेकिन अब नगर निगम ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली है और इसके लिए एजेंसी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बंदरों के आतंक को लेकर लोगों की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी मिल रही हैं, जिन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम देहरादून। माननीय महापौर महोदय और नमामि बंसल मैम, कमिश्नर मैम के आदेशानुसार हम लोगों ने बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करी है। नगर निगम देहरादून में बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था और अभी तक इस काम को करने में वन विभाग ही कर रहा था। इस बार नगर निगम ने पहल करते हुए बंदरों को पकड़ने के लिए इसका ठेका किया और ठेके के तहत चिड़ियापुर से हम लोगों ने एक ठेकेदार, एक फर्म को, एजेंसी को इसका काम दिया है। इसमें एक बंदर को पकड़ने में वर्तमान में लगभग 1250 रुपए का खर्च आ रहा है और बंदरों को पकड़ के देहरादून क्षेत्र से चिड़ियापुर ले जाया जाता है, हरिद्वार क्षेत्र में, और उनका बाध्यकरण करवाने के बाद उनको उसी रेंज में वहां पर छोड़ दिया जाता है। और अब खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में गरज चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार 4 अप्रैल को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। शेष जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और तेज रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। उधर 6 अप्रैल को मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। वहीं 7 अप्रैल को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल को भी पहाड़ी जिलों में आंशिक रूप से मौसम बिगड़ा रह सकता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।